अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राघवे ज्ञान नमो ताहि जाके भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन नंबर 446 446 पेज नंबर है 262। तत्व प्रतीति होने या नहीं होने में मूल कारण क्या है तथा जीव का पुरुषार्थ या उद्यम क्या है। बोले ममता भाभी। नहीं देखा। बोले सुमन जी। मूल कारण तो मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, और उसका उदय अगर न मिटे, नहीं, उद्यम तो एकमात्र तत्व विचार करना ही है। मिथ्यात्व मूल कारण वही है, मूल कारण मिथ्यात्व है। उदय मिट जाएगा उसका तो हो जाएगी प्रतीति, नहीं मिटेगा तो नहीं होगी। और जीव का उद्यम क्या है? जीव का उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही। बढ़िया। किसके होने पर सम्यक्त्व के होने का नियम है और यह किस जीव के होती है? सुनीता आंटी। पांचवी कारण लब्धि के होने पर सम्यक्त्व होने का नियम है। यह उस जीव के होती है जिसके चार लब्धियां होने के अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक्त होना निश्चित है। जिसके चार लब्धियां हुई हो और अब अंतर्मुहूर्त बाद जिसके सम्यक्त होना निश्चित है। बोलिए भारती आंटी। इसमें ये बोल सकते हैं कि भव्य जीवों के ही हो सकती है, ऐसा नहीं बोल सकते? हाँ, जवाब तो वो भी सही है कि भव्य जीव के, लेकिन भव्य जीव के करण लब्धि होती है, ये बहुत दूर का जवाब हो गया। नहीं, वो बोल के कि पांचवी करण लब्धि अगर हो गई तो सम्यक तो होगा ही, लेकिन इस भव्य जीवों को ही हो सकती है, ऐसा मैंने आपसे पूछ रही हूँ। वो ऐसा जवाब गलत नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि किसके होने पर सम्यक के होने का नियम है, कि करण लब्धि के होने पर सम्यक के होने का नियम है। अब ये करण लब्धि किसके होती है? कि भव्य के होती है, तो भव्य तो सारे ही हैं।
फिर मतलब बहुत बड़ा हो गया कि करण लब्धि किसके होगी, कितने सारे भव्य है सबकी। तो करण लब्धि किसके होती है कि जिसके अंतर्मूर्त बाद नियम से सम्यक होने वाला है, उसी के करण लब्धि होगी। इसलिए ये भव्य जवाब ऐसे गलत नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं है, वो एग्जैक्ट जवाब नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया बना रहा है। और वो भी किसके होगी कि पहले ये 4 लब्धियां हुई हों उसी जीव के जिसके अंतर्मूर्त बाद सम्यक दर्शन होने वाला है। तो पहले 4 लब्धि भी हुई हो, डायरेक्ट से करण लब्धि नहीं होगी। शिवोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिक पूर्वक फिर ये करण लब्धि। करण लब्धि वाला जीव बुद्धि पूर्वक क्या काम करता है कि उसको तत्व प्रतीति हो जाती है? निशांति। पहली बात तो ये कि जो अभी भारती जी ने कहा उसमें फिर अतिव्याप्ति दोष आएगा क्या? अतिव्याप्ति वो दूरानुदूर भव्य की अपेक्षा से कह दें, अदरवाइज तो सभी जो भी भव्य है उनको एक न एक दिन तो होगी ही, जब भी वो सम्यक प्राप्त करेंगे तो। लेकिन वो बहुत दूर का जवाब हो गया, मतलब वो ऐसा निकट, और उसका क्राइटेरिया बहुत बढ़ गया भव्य बोलने से। फिर तो ऐसे कहते हैं करण लब्धि किसको होती है, कहते हैं जीव को होती है। तो जवाब गलत नहीं है, लेकिन मतलब वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है उसका। जो जवाब था उसके साथ में ऐड करने की उसके ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ऐसे मत समझिए, इसीलिए वो ऐड करने में दिक्कत नहीं, लेकिन ये जवाब आना चाहिए कि अंतर्मूर्त में जिसको सम्यक में होने वाला है, वो जवाब उसमें आना चाहिए। बोलिए निशांति। हाँ, इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, अर्थात चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। ठीक है। करण लब्धि के कितने भेद हैं, नाम बताइए। अब तो जवाब देंगे ममता भाभी? बोलिए। मंजू भाभी भी दे सकती है इसका जवाब तो। अध्ययकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। बढ़िया बढ़िया। चलिए ममता भाभी, अब आपको दूसरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। आगे, करण किसे कहते हैं? ये 3 नाम किस अपेक्षा से हैं? त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों की परिणामों की अपेक्षा से ये 3 नाम है। हाँ, और करण किसे कहते हैं? परिणाम को करण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिणाम को करण कहते हैं और त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा से नाम कहे गए हैं। इतने तो बदनाम है। कर लें और आगे, या कल करें? एक और कर लेते हैं, 2 और कर लेते हैं, फिर बाकी कल देखते हैं। अधः प्रवृत्त करण किसे कहते हैं? हाँ, ये है। अनीता आंटी बोलिए। प्रवृत्त करण जिसमें समानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी होते हैं, और असमानवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। और अनंत गुणी समय समय विशुद्धता भी बढ़ती हुई होती है, जो द्वितीय तृतीय समय वाले होते हैं, जिसे अधःकरण कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा आंटी आपको कुछ और बताना है इसमें? इतना ही? और किसी को कुछ और बताना है? बस इसमें ये बात तो वही है, समान समयवर्ती और असमान समयवर्ती के आधार पे, लेकिन इसमें कि बाद में इस करण में, अधः प्रवृत्त करण में बाद में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम भी जो इस करण में पहले प्रवेश किए हुए हैं उनके समान हो सकते हैं।
बात तो वही है, लेकिन उससे अपने को ये भाव ख्याल में आना चाहिए कि जो बाद में प्रवेश कर रहा है उसके परिणाम भी पहले जिसने प्रवेश, यानी जिसको अध्ययकरण में प्रवेश किए हुए अधिक समय हो गया है और जिसको अध्ययकरण में प्रवेश किए हुए कम समय हुआ है, वो कम समय वाला भी अधिक समय वाले के बराबर पहुंच सकता है। इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं ना, जहाँ पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो वह अध्ययन। पहले और पिछले समय। हाँ, मतलब ये जो अनिता आंटी ने बोला है वो तो है ही, वो तो सही है, लेकिन एक लाइन की और, मतलब उससे बात वही है लेकिन उसको थोड़ा सा विशेष रूप से वो खुलासा हो जाएगा उसका। आप एक बार शॉर्ट में परिभाषा बोल दीजिए ना इन तीनों की, ताकि थोड़ा सुनने में बार बार वो सुनाई दे जाता है। देखो ये तो एक लाइन यहाँ लिखी है, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अध्ययकरण है। मिल गया ये तो, ये। और फिर जो अपन ने वो मैंने भेजे थे ना आपको फोटो खींच के, कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं, ऐसी स्थिति का नाम, परिणामों की ऐसी दशा का नाम अधः प्रवृत्तकरण है। और फिर और अपने को एक्स्ट्रा बोलना हो इसी में सारी बात, तो अधः प्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक होते हैं, वो तभी आगे आएंगे प्रश्न उसके, इसलिए यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को पूरा यही समझाना हो तो वो 4 आवश्यक भी इसमें साथ में फिर बता सकते हैं। अपूर्वकरण किसे कहते हैं, बोलो प्रीति। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। और इसको उस अपेक्षा से बता दो। जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे, अपूर्व ही होंगे, वह अपूर्वकरण है। बढ़िया। और अपन वो नहीं बोलना चाहो तो यहाँ जो लिखा है पंडित, ये वाली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि जैसे उस करण के परिणाम पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के इत्यादि समय में नहीं होते, मतलब वही बात वही है। वो लैंग्वेज नहीं बोलना हो तो ये लैंग्वेज बोल सकते हैं। बोलिए भारती आंटी। वो एक चीज मेरे को ध्यान नहीं आ रही, आपने बताई थी, इससे मतलब कौन होते हैं ना जिनको 2 ही करण करने होते हैं, क्षयोक्षम समय, उसमें अधकरण नहीं करना होता है, अनिवृत्तिकरण, लास्ट अनिवृत्तिकरण वो नहीं करना लास्ट होता वाला है, नहीं करना पड़ता, तो बस अपूर्वकरण के बाद में सीधा हो जाता है। तो फिर गुण श्रेणी निर्जरा ये सब हो जाती है। गुण श्रेणी नहीं होती है ना, वो तो कल ही इसमें आया था ना, क्षयोक्षम समय में गुण श्रेणी नहीं होती है, वो स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात वही होते हैं। बोलिए आशांति, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये आप हो गया अनम्यूट? हाँ हाँ हाँ, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डाल रहे क्या मोक्षमा की क्लास में? डाल रही हूँ ना, मोक्षमा का ग्रुप अलग है टेलीग्राम। वो मेरे को, मैं कैसे ज्वाइन करूँ? मैंने कल ही लिंक भेजी है, आप वो लिंक पे क्लिक कर लीजिए, कल ही मैंने ग्रुप में लिंक भेजी है सारी टेलीग्राम की। जैसे तो वो तो तब जिसके जो स्मारक क्लास रिकॉर्डिंग के नाम से है, स्मारक क्लास के नाम से है। हाँ ठीक। भारती आंटी आपको और बोलना है कुछ? मैं बोल रही थी अगर अनिवृत्तिकरण नहीं करेगा फिर वो अंतरकरण जो गैप होता है वो फिर कैसे बनेगा? वो गैप नहीं बनेगा ना, क्षयोक्षम में गैप नहीं बनेगा, क्षयोक्षम में क्षयोक्षम हो रहा है, गैप तो उपशम में जब पूरा उपशम होगा तब गैप बनेगा। क्षयोक्षम में गैप है ही नहीं, सम्यक प्रकृति का उदय है, वहां गैप नहीं है। कर्मों से इन प्रकृतियों से, ये जो रिलेटेड प्रकृतियां हैं इनसे रहित दशा नहीं बन रही वहां, इसलिए वहां गैप नहीं बनेगा, इसीलिए वहां वो होता नहीं है कर्म। चलो इतने ही करते हैं, फिर कल कर लेंगे। बोलो पार्वती। अभी तो कुछ खिचड़ी बन रहा है। करण लब्धि में 3 करण होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण में 4 होते हैं, समय समय पर अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है,
और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव बढ़ता है और अप्रशस्त का 2 स्थानीय रह जाता है। अब ये अपूर्वकरण में होता है, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात या अनिवृत्तिकरण में होता है? अपूर्वकरण में। अपूर्वकरण में। और इसके बाकी के 2 और कौन से हैं फिर? गुण श्रेणी और गुण संक्रमण, लेकिन यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त वाले में गुण संक्रमण नहीं होता। मतलब और फिर जहाँ और जगह जहाँ अपूर्वकरण होगा वहां पर गुण संक्रमण होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा गुण संक्रमण। और फिर अनिवृत्तिकरण में वो 2 चीजें होती हैं जिसमें वो गैप बनता है। हाँ, अंतरकरण गैप वाला और उपशमकरण वो। पर ये पीछे वाली चीजें तो हो ही रही हैं, उससे पहले वो काम तो हो ही रहे हैं जो अध्ययकरण में और अपूर्वकरण में हुए थे। जो अध्ययकरण में काम हुआ था वो अपूर्वकरण में कंटिन्यू है, और जो अध्ययकरण अपूर्वकरण में दोनों हो रहे थे वो अनुवृत्तिकरण में भी कंटिन्यू है। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है वो यहाँ बताए। और एक और आपने बोला था सम्यक दर्शन एक जीवन में एक ही बार प्राप्त होता है, मतलब यदि सम्यक दर्शन प्राप्त होके छूट गया, किसी का मिथ्या दृष्टि हो गया वो, तो फिर उस जीवन में दोबारा नहीं प्राप्त कर पाएगा। नहीं, प्रथमोपशम सम्यक की बात की थी, प्रथमोपशम। और उसमें भी जैसे ये है ना, पल्ले के असंख्यातवें भाग काल बाद दोबारा हो सकता है। कल अपन ने देखा था कि पल्ले का असंख्यातवा भाग काल बीत जाएगा, उसके बाद दोबारा हो सकता है। तो जिनकी आयु पल्लों में है, सागरों में है, देवगति में सागरों में आयु है, भोगभूमियों में पल्लों में आयु है, तो वहां उस जीवन में भी फिर दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो पल्ले उसका असंख्यातवा भाग उतना काल बीता। तो किसी की 2 पल्ले की आयु है तो पल्ले का असंख्यातवा भाग काल कितनी बार बीत जाएगा उसकी। एक पल्ले के असंख्यात पाठ करे तो वो एक भाग बीता, फिर दूसरा भाग बीता, फिर तीसरा भाग बीता, ऐसे जिसकी 1-2 पल्ले की आयु है उसके तो बहुत सारे पाठ बीत जाएंगे ना। तो उनको तो एक भाव में हो सकता है अनेक बार भी, लेकिन ये अपने अपेक्षा सामान्य रूप से कहा था कि एक भाव में दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अपनी अभी पल्लों में आयु है नहीं इस अपेक्षा। और ये उपशमकरण और एक बार समझा दीजिए ना, मैंने कई बार कोशिश करी, मुझे नहीं समझ में। उपशमकरण में क्या है, वो जो गैप बना है ना वो उसका नाम है उपशमकरण। वो जो गैप बना था ना, यानी अनिवृत्तिकरण का टाइम बहुभाग बीत गया, अनिवृत्तिकरण का बहुभाग बीत गया, मतलब काफी टाइम उसका बीत गया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यानी जिस समय सम्यक तो होना है, जिस समय सम्यक तो होना है, ये समझ लो ये अनिवृत्तिकरण चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक अनिवृत्तिकरण का टाइम है, और ये बहुभाग इसका, ये बहुभाग बीत गया, इतना दिख नहीं रहा। ये इतना अनिवृत्तिकरण का काल है और ये बहुभाग बीत गया। अब ये इतना काम बचा है, तो इसके बाद ये अनिवृत्तिकरण का इतना टाइम है टोटल, तो इसके बाद जो उदय में आने वाला मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व इसके बाद उदय में आने वाला है। इसके बाद उदय में आने वाले मिथ्यात्व का क्या होगा कि इसमें से समझ लो अपन उदाहरण के लिए इसे 2 भागों में इस कर्म को बांट लिया। इसके बाद उदय में आने वाले एक अंतर्मुहूर्त काल के मिथ्यात्व को, एक अंतर्मुहूर्त काल के मिथ्यात्व को 2 भागों में बांट लिया, तो कुछ आधे परमाणुओं को इसके भी ऊपर भेज दिया, इसके भी बाद, ये अंतर्मुहूर्त का टाइम है, इसके बाद वाले टाइम में भेज दिया, और इन आधे परमाणुओं को अभी ले आया नीचे, कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को नीचे भेज दिया। तो कुछ तो उदय में आके खत्म, निर्जरा हो गई, ततश्च निर्जरा, ये तो खत्म हो गए, और ये ऊपर भेज दिए थे, ये भी बाद में उदय में आएंगे। तो ये जो इतना टाइम था अंतर्मुहूर्त का, इस अनिवृत्तिकरण के बाद का जो अंतर्मुहूर्त का टाइम था, ये टाइम में उसने कर दिया अंतर, मिथ्यात्व का कर दिया गैप। अंतर किसका कर रहा है, अंतर मतलब गैप, ये मिथ्यात्व यहाँ से खाली हो गया, मिथ्यात्व कर्म में गैप हो गया, इसका नाम है अंतरकरण। अभी इस अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व का उदय अब
नहीं रहा। जैसे ही उसका ये अनिवृत्तिकरण का टाइम पूरा होगा और ऊपर ये पहले समय में पहुंचा और वहां मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, और अभी यही तो कहा था कि मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है तो प्रतीति हो जाती है, सम्यक तो हो जाता है। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है और सम्यक तो हो गया है। अंतर्मूर्त तक उदय नहीं रहेगा, उसके बाद जो स्थितियां होगी वो अपन चर्चा कर ही रहे हैं, अभी और आने वाली है इसमें आगे। तो अंतरकरण हुआ, उपशमकरण क्या होगा? अच्छा, उपशमकरण पूछा था तुमने, मैं अंतरकरण से ये अंतरकरण हुआ, ठीक है। उपशमकरण में क्या हुआ कि ये जो ये तो है गैप, है ना, ये वाली स्थिति तो है गैप, और ये जो ऊपर अब मिथ्यात्व के यहाँ परमाणु भेजे थे, इन परमाणुओं को ये उदीर्णा होके नीचे नहीं आ जाए वर्तमान में इस गैप वाले समय में, तो इनको उपशमित किया, इनको दबाया, वो कहलाता है उपशम। ये नॉर्मल नहीं है, ये परिणामों की विशुद्धि के बल से किया गया है। एक तो होता है कर्मों में नॉर्मल उपशांत बना, कि वो पड़े हैं नहीं उदय में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, वो एक जनरल नॉर्मल है, सिंपल है। और यहाँ पर इसको परिणामों की विशुद्धि, ये जो करण अनिवृत्तिकरण के परिणाम है, इस अनिवृत्तिकरण के परिणाम के बल पर उस विशुद्धि पूर्वक इन परमाणुओं को उदय में आने के अयोग्य बना दिया, उपशमित कर दिया। उदीर्णा, उदय में तो अभी टाइम नहीं है तो उदय में नहीं आएंगे, लेकिन उदीर्णा होके तो आ सकते हैं जल्दी, उदीर्णा होकर भी नहीं आएंगे। इसका नाम है उपशमकरण। इसे दूसरा शब्द प्रशस्त उपशम भी बोलते हैं, प्रशस्त उपशम। ये दर्शन मोहनीय कर्म है, मिथ्यात्व में ये होता है। और प्रशस्त क्यों है कि विशुद्ध परिणामों के बल पे किया है। क्षयोपशम की जो परिभाषा है, सामान्य रूप से जो क्षयोपशम की परिभाषा है, उस परिभाषा में क्या है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं परमाणुओं का तद अवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृतियों का उदय, ये तीन रूप कर्म की अवस्था क्षयोपशम है। तो वहां पर सदअवस्था रूप उपशम, उस शब्द का क्या अर्थ है, सदअवस्था रूप उपशम का क्या अर्थ है वहां पर? उदीर्णा के अयोग्य बना देना। उदीर्णा के अयोग्य बना देना शब्द सही नहीं है वहां पे, वो जहाँ है वही रोक देना, सदावस्था रोक। आपका नेटवर्क स्लो है ममता भाभी, आपका नेटवर्क स्लो है। तो वहां जो सदअवस्था रूप उपशम है, उसका अर्थ यह है कि वो भी उदीर्णा होकर नीचे नहीं आ जाए, उसका अर्थ वो है। लेकिन वहां जो उदीर्णा के अयोग्य हो रहे हैं, सदअवस्था रूप उपशम है, उसमें कोई विशेष विशुद्ध परिणाम नहीं है। वो सामान्य रूप से क्षयोपशम चलता रहता है ना, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, दर्शनावरण का क्षयोपशम है, उसमें कौन से हम विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं अभी, हर समय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम हर समय है, प्रत्येक संसारी जीव को है, पहले से 12वें गुणस्थान तक है। तो वो क्या एक इंद्रिय को भी है, वो क्या विशुद्ध परिणाम कर रहा है उसको उपशमित करने के लिए, तो वो वहां कोई विशेष विशुद्ध परिणाम नहीं हो रही, वो है सदअवस्था रूप उपशम। और ये क्या है, ये प्रशस्त उपशम। इस उपशम को प्रशस्त क्यों कहा कि यहाँ ये विशेष विशुद्धि पूर्वक हुआ है ये काम, ऐसे नहीं हो सकता है नॉर्मली। यहाँ ये जो अनिवृत्तिकरण के परिणाम है, कितने विशुद्ध परिणाम है, जिसके जस्ट बाद अब सम्यक दर्शन होने वाला है। ये विशेष, ये अंतर समझ लेना। हो सकता है उस समय जब क्षयोपशम की वहां परिभाषा बताई हो और वो लिखने में भी शायद ऐसा लिखा हो, उसमें देखूंगी मैं कि वो किया है, लेकिन करता नहीं है, वो सहज ही होता है। क्षयोपशम में जो सदअवस्था रूप उपशम हो रहा है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये विशेष प्रक्रिया है। बोलिए भारती आंटी। वो जिन निषेकों को नीचे भेजा है, जो नीचे आए वो उदय में आए, उनका तो उदय होगा पूरा ना, और वो उदय होके निर्जरित होंगे तभी अंतरकरण। हाँ, उदय होके निर्जरित हो गए, खत्म करना है तो भी जल्दी से काम में लेके खत्म कर दिया। काम भाई जल्दी काम में आ जाओ भी। ऐसा होता है ना, अपने को कहीं जाना है घर बंद करके, जो लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो अब जल्दी जल्दी सब्जियां बची है फ्रिज में, कल जाना है तो कुछ काम में ले लेके खत्म कर देते हैं।
और कुछ कोई ऐसी चीजें बची अनाज वनाज है तो उनको कुछ खत्म तो नहीं करेंगे, तो उनमें कुछ तेल वेल लगा लगा के भाई सेव कर दें उनको, तो उनको ऊपर भेज देते हैं कि बाद में काम मिलेंगे। और जो ऐसी चीजें हैं सब्जियां वब्जियां तो टिकेंगी नहीं, तो उनको पहले काम में ले लेते हैं। ऐसा ही इसमें होता है, खत्म कर देते हैं। अभी मोहनिया के क्षयोपशम में तो कुछ करना ही पड़ता होगा ना पुरुषार्थ, बाकी तो अपने आप हो रहा है। मोहनी के क्षयोपशम में 2 करण करने पड़े ना क्षयोपशम सम्यक के लिए, वो पुरुषार्थ हुआ। अच्छा, जो सदावस्था रूप है उसमें नहीं करना पड़ा, वो अपने आप। सदावस्था रूप में भी वो क्योंकि वहां सम्यक प्रकृति का उदय आया ना, और वो 2 करण में जितना पुरुषार्थ हुआ उतना समझ लो वो पुरुषार्थ है, कि वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 प्रकृतियां जो सर्वघाती है, कल अपन ने बात की थी ना, इन दोनों का ही वर्तमान कालीन सर्वघाती है ये दोनों, इनका उदयाभावी क्षय, और भविष्य में ये जो दोनों उदय में आने वाली हैं इनका सदवस्था रूप उपशम। तो ये जो इनका काम हुआ है इसके लिए वो 2 करण हुए हैं, अधय करण और अपूर्व करण, उसमें हो गया उसका काम। तो कह सकते हैं कि वो थोड़ी विशुद्धि उसमें ये 2 करण रूप हुई है। ये बाकी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का जो क्षयोपशम जो चलता रहता है सामान्य रूप से अपने, वो नॉर्मल है। एक 10 करण जो होते हैं बंध सत्ता उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, उसमें एक करण है उपशांत या उपशम भी कहते हैं कभी कभी उसको। वो जो उपशांत है ना, वो ये है सामान्य वाला। कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो पड़े रहते हैं उपशांत है, कुछ कर्म बंधते समय ही उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि उदीर्ण होके आएंगे ही नहीं। मतलब जब बंधे थे तो अभी उनमें ऐसी थी कि बस वो टाइम पे आएंगे तो आएंगे, उदीर्ण होके नहीं आएंगे, तो वो अपने आप ही शांत बैठे। बच्चे होते हैं ना ज्यादा उछपले नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं, किसी को तो अपने को मना करना पड़ता है, वो चुपचाप खुद ही बैठे। तो वो एक उपशांत करण वाला उपशांत, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो है ही ऐसे। भाभी मैंने उपशांत की परिभाषा लिखी है, सही है ना? विशुद्ध परिणामों द्वारा भविष्य में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं को उदीर्णा योग्य ना होने देना प्रशस्त उपशम। लेकिन कौन से कर्म परमाणुओं को? उसमें साथ में मिथ्यात्व के, ये प्रशस्त उपशम दर्शन मोहिनी का ही होता है, इसलिए मिथ्यात्व के कर्म परमाणु। और ये बात भी साथ में लिख लेना, प्रशस्त उपशम दर्शन मोहिनी में ही होता है। जो वो शांत पड़े रहते वो उदय में तो आएंगे ना, जब उनका काल आएगा। हाँ, तो उदय में आएंगे, उदय में आएंगे। एक तो उदय में आए और एक उचक के पहले ही आ जाए कूद के उदीर्ण होके, तो वो शांत पड़े हैं, मतलब नंबर पे आएंगे। ऐसे होता है ना, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, हमारा नंबर आएगा तब हम काम करेंगे, और कुछ को बीच में फुदकनी लगती है, लाइन तोड़ के आने की लगती है कि पहले आ जाए हम, तो वो शांत है मतलब नंबर पे आएंगे। तो ये कौन से पर्टिकुलर कर्म होते हैं क्या, ये ऐसे नहीं पर्टिकुलर नहीं है, हर लॉट में, हर समय प्रबंध में कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उपशांत होते हैं। भाभी तो ये जो गैप हुआ इसमें एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को छोड़ के बाकी सब कर्मों का उदय रहता है। हाँ, बाकी तो और कर्मों की तो उदय है ही, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है सम्यक्त्व के लिए, और सम्यक का घात करने में यही कारणभूत है। बाकी और कर्म सम्यक का घात करने में कारणभूत नहीं, बाकी और तो सारे कर्मों के उदय हैं ही, उदय से रहित तो होगा नहीं। तो उनका अनुभाग बहुत कम होता होगा, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। तो हादसे का उदय आ गया तो फिर मतलब भाई पाप प्रकृतियों का अनुभाग तो कम हो ही रहा है ना वैसे ही। वो तो बात पहले कह दी, पाप का अनुभाग कम हो रहा है, पुण्य का अनुभाग बढ़ रहा है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, वो तो कह ही रहे हैं ना। इसलिए अब तो जो उदय है, मनुष्य आयु का उदय है तो रहेगा, नरक आयु का उदय है तो वो रहेगा, उदय है ही जो जिस भी जगह पर है, जिस गति में है, जैसी जो परिस्थितियां हैं, जो भी उदय है, समझ लो स्वर्ग के, मतलब अब इधर चलो आप अघातिया में, तो जो है ज्ञानावरण का जैसा है, सैनी पंचेंद्रिय वो बात अलग है, लेकिन चिड़िया को भी तो हो सकता है, चिड़िया को हो सकता है। और जो भी गर्भज है, ये प्रथमोपशम सम्यक के लिए कंडीशंस है, समूर्छन को नहीं होता है।
चारों गतियों के गर्भज जीवों को ही हो सकता है। मतलब गर्भज मतलब मनुष्य और तिर्यंचों में, देव और नारकी तो उपार्जन वाले हैं, उनको तो हो ही सकता है। बोलिए निशा आंटी, आप बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखिए। ये यदि उपशमकरण और उपशांतकरण एक ही है और उपशमकरण में अपन प्रशस्त उपशम कर रहे हैं, तो उपशांतकरण में प्रशस्त का ही होगा या अप्रशस्त बोलेंगे इसको? नहीं, उपशांत जो है वो यानी सातों कर्म, आठों कर्मों में होता है उपशांत, और उपशम जो है वो केवल मोहनीय कर्म में होता है। ये डिफरेंस है दोनों। उपशम तो मोक्ष मार्ग में होएगा, और उपशांत? उपशांत तो यानी एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब मोक्ष मार्ग हो, संसार मार्ग हो, वो होता है। और उपशम है वो मोक्ष मार्ग में ही होगा और मोहनीय कर्म का ही होगा, अन्य कर्मों का उपशम नहीं होता है। और उपशांत सब कर्मों में है, उपशांत करण जो है वो सब कर्मों में है। सारे कहा ना, हर लॉट में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो उपशांत नेचर के होते हैं। तो उपशांत पना तो सब कर्मों में हो सकता है, लेकिन उपशम जो होगा वो केवल मोहनीय कर्म में ही होगा। उसमें भी दर्शन मोहनीय में प्रशस्त उपशम होता है और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। अब वो यानी अब मैं आया प्रशस्त उपशम नहीं समझाऊंगी अभी इतना समझ लेना खाली, फिर और वो हो जाएगा आगे। वो फिर क्या समझाने में मैं समझा सकती हूँ, लेकिन फिर वो दूसरे विषय चल जाएंगे अपने, इसलिए ठीक है ना। अभी बहुत सारे मतलब विषयांतर जैसे हो गए अपन। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 265, 265 नंबर पेज है। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। मतलब जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उस सादी मिथ्या दृष्टि के भी दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, या फिर 2 प्रकृतियों की भी सत्ता हो सकती है, या फिर एक की भी हो सकती है। सादी मिथ्या दृष्टि के पास में ये 3 ऑप्शन है, और अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास तो एक ही प्रकृति की सत्ता है, दर्शन मोह में। अथवा किसी के सम्यक मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक भी होता है। सम्यक मोहनीय का यानी सम्यक प्रकृति का उदय आया, और कौन सी 2 का उदय नहीं हुआ? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 का उदय नहीं हुआ, वो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। उसके गुण श्रेणी आदि कहा है, या आदि में भी और क्या नहीं होता है, ये और विशेष रूप से देखना पड़ेगा। आदि शब्द दिया है ना, तो क्या क्या नहीं, मतलब स्थिति कांडक खाद, अनुभाग कांडक खाद भी नहीं होते हैं क्या, ये और विशेष देख लेंगे कभी। तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, ये तो है ही कि क्षयोपशम सम्यक के लिए तीसरा करण अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। और अपूर्व करण में भी ये जो विशेष काम है, समझ लीजिए, गुण श्रेणी आदि, ये नहीं होते हैं। तथा किसी को मिश्र मोहनीय का उदय आता है, यानी किसी को सम्यक मोहनीय का उदय, देखो सबसे पहले तो क्या हो गया कि मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। प्रथमोपशम सम्यक के बाद में क्या क्या रास्ते मिले कि मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। फिर अगर सम्यक प्रकृति का सम्यक मोहनी का उदय आ गया, तो क्षयोपशम सम्यक भी हो गया। और अगर मिश्र मोहनी का उदय आ गया, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं हुआ, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का, तो वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके करण नहीं होते। मिश्र गुणस्थान प्राप्त करने के लिए, तीसरे गुणस्थान में जाने के लिए कितने करण करने पड़ेंगे? कि कोई करण नहीं करने पड़ेंगे, वो तो वैसे ही गिर जाएगा, गिर गया है, इसलिए उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर, सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। ये सादी मिथ्या दृष्टि की दशा बता रहे हैं। सादी मिथ्या दृष्टि है
देखो प्रथमोपशम सम्यक्ति से नहीं, कोई सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, प्रथमोपशम सम्यक्ति छूट गया, तो अब वो क्या हो गया, प्रथमोपशम सम्यक्ति छूटने के बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, वो कौन सा है, सादी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब ये जो सादी मिथ्या दृष्टि है, इस सादी मिथ्या दृष्टि के पास में क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि उसके सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए, मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि होने के बाद में ही यदि सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए, यानी दो करण उसने किए, कुछ परिणामों में विशुद्धता की फिर से, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो वो क्या बन गया, क्षयोपशम सम्यक भी। ठीक है, एक तो ये इस मिथ्यात्व से पहला, ये कौन सा गुणस्थान हुआ, गुणस्थान हो गया चौथा, फोर्थ गुणस्थान हो गया ये। ठीक है, एक तो रास्ता ये हुआ, दूसरा क्या हुआ इसके पास में रास्ता, मिथ्यात्व से ही, मिथ्यात्व दशा से ही इसके यहाँ पर मिश्र प्रकृति का, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए। मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व में है अभी, पहले गुणस्थान में है, ये पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में था, और इसके उदय किसका आ गया, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, मिश्र प्रकृति का, तो इसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा गुणस्थान हो जाएगा इसका। और इस तीसरे गुणस्थान को पाने के लिए, पहले में था ना, पहले से ऊपर गया है तीसरे में, पहले से ऊपर तीसरे में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ा, कौन से करण करने पड़े, कोई करण नहीं करने पड़े, पहले से तीसरे में जा सकता है। पहले से तीसरे में थोड़ी ना, चौथे से आएगा ना तीसरे। पहले से तीसरे में नहीं जाते हैं, सामान्य परिस्थितियों में पहले से तीसरे में नहीं जाते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो पहले से तीसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि तीसरे में जाने के लिए इस मिश्र प्रकृति का उदय चाहिए, और मिश्र प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि के पास है क्या, नहीं है, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में नहीं जा सकता। पर जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके पास में मिश्र प्रकृति की सत्ता है, और यदि उसके मिश्र प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो पहले से तीसरे में जा सकता है। वहां गमनागमन में जब हमने पहले से गमन देखा है तो वहां ऑप्शन में लिखा है सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा पहले से तीसरे में जा सकता है। बोलिए भारती आंटी। पर मिश्र गुणस्थान तो दूसरा है, सासादन, सासादन है ना दूसरा, तो हाँ मिश्र अच्छा, तो तीसरा है, तीसरे की तो बता रही, ये दूसरा ऑप्शन, ये तो मैंने ऑप्शन का नंबर डाला है, ये तो थर्ड लिखा है ना नीचे गुणस्थान, ये तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। और ये सादी मिथ्या दृष्टि वही है जिसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए हैं। हाँ, ये 3 टुकड़े वाला ही, जिसके टुकड़े जुड़ गए हैं, जिसके पास में मिश्र प्रकृति की सत्ता नहीं है, जिसके टुकड़े जुड़ गए हैं, वो पहले से तीसरे में नहीं आ पाएगा सादी होने पर भी। जिसके पास में मिश्र की सत्ता है वही पहले से तीसरे में आ सकेगा। तो ये पहले से तीसरे में आया है, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें करण की आवश्यकता नहीं होती, उसके करण नहीं होते, वो बात यहाँ कह रहे हैं। चौथे से गिरने वाली की बात नहीं बता रहे, ये सादी मिथ्या दृष्टि की बात बता रहे हैं। सादी मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ जा सकता है, तो सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम सम्यक भी ले सकता है, 3 प्रकृतियों का उपशम करके, या 2 का, या 1 दर्शन मोह की। अनंतानुबंधी तो है ही, अनंतानुबंधी मिलाओ तो 7, 6 या 5, इनका उपशम करके प्रथमोपशम भी कर सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो क्षयोपशम भी कर सकता है, अथवा मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि। एक बार वापस से बता। हाँ ठीक है, बोलिए पापा। भाभी ये वो सादी मिथ्या दृष्टि है जिसकी मिथ्या प्रकृति का उदय आ गया है। और एक आपने जब दोपहर की क्लास में बताया था वो उसका बताया था जिसका इसी समय जस्ट इसके बाद सम्यक का उदय आ गया। जस्ट मतलब ये सम्यक प्रकृति का उदय आ गया था, मतलब क्षयोपशम सम्यक हो गया था उसको। प्रथमोपशम वो के मैंने बताए थे, वो प्रथमोपशम सम्यक के बाद क्या हो सकता है, अभी मिथ्यात्व में नहीं आया, मान लो अभी प्रथमोपशम सम्यक में है, उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके 4 रास्ते बताए थे कि या तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए, या अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, या मिश्र का उदय आ जाए,
या सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए। वो तो प्रथमोपशम सम्यक में ही अभी बैठा था, और उसके बाद में फिर उसके पास क्या क्या रास्ते हो सकते थे, वो उसकी बात थी। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्या दृष्टि तो हो गया, अब इस मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी उसके पास में क्या क्या कुछ बेनिफिट है क्या, सादी मिथ्या दृष्टि हुआ है तो कुछ उसको लाभ है क्या। तो उसको ये लाभ है कि अगर सम्यक प्रकृति का उदय आए, अभी टुकड़े जुड़े नहीं हैं, तो शिवोपशम सम्यक भी हो सकता है 2 करण करके। और अगर बहुत लंबा काल उसने बिता दिया है, अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही हो गया है, तो उसको वापस से 3 करण पूर्वक 5 लब्धियों पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक करना पड़ेगा। और अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया है तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। ये बात यहाँ पर अभी बताई है। वर्षा, अभी समझ में आया आपको? हाँ हाँ। फिर वो तीसरे से ऊपर जाएगा क्या? तीसरे से ऊपर जा सकता है ना, तीसरे गुणस्थान के गमनागमन में तीसरे से चौथे में जा सकता है। तीसरे से या तो वापस पहले में आ जाए, और नहीं तो तीसरे से चौथे में। तीसरे से चौथे में जाएगा तो कौन सा सम्यक तो होगा? प्रथमोपशम, शेयोपशम की शायिक? शेयोपशम सम्यक भी ही होगा। अगर तीसरे से चौथे में जाएगा तो शेयोपशम सम्यक भी ही होगा। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ तो हाँ बोलो। ये जो 2 करण लेते हैं इसमें कौन कौन से करण आएंगे? सम्यक, शौपशम सम्यक के लिए 2 करण जरूरी है ना? अधय करण, अपूर्व करण। और मिश्र में जाने के लिए उसको करण कोई भी नहीं करण करना। नहीं। और तीसरा रास्ता क्या बताया था? और आवाज बहुत धीरे आ रही है आज तुम्हारी। और क्या बोला? तीसरा पॉइंट कहाँ जा सकता है? तीसरा तो वो प्रथमोपशम कर सकता है, या तो पहले जो ऊपर बताया ना, पुनः प्रथमोपशम करे, इतना लंबा काल अगर उसको बीत जाए, तो पहला पॉइंट तो है कि प्रथमोपशम करे, पल्ले का असंख्यात भाग काल अगर बीत गया है तो। दूसरा पॉइंट यह है कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो शेयोपशम करे। और तीसरा यह है कि मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान में आ गया। बोलिए भारतीय। प्रथमोपशम तो जिसके टुकड़े जुड़ गए वही कर सकता है ना? नहीं, कल बताई थी ना ये बात, टुकड़े नहीं जुड़ने पर भी अगर पल्ले का असंख्यात भाग काल बीत गया है तो दोबारा से प्रथमोपशम होगा। टुकड़े नहीं भी जुड़े हैं लेकिन बहुत लंबा काल बीत गया है, पल्ले का असंख्यात भाग काल बीत गया है और टुकड़े नहीं जुड़े हैं, तो दोबारा से प्रथमोपशम ही होगा। तो वो 3 टुकड़े बने रह सकते हैं। ये जुड़ने का प्रोसेस तो चालू हो गया था लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पाए, वो 3 हैं। तो प्रथमोपशम जो करेगा उसको 5 करण करने पड़ेंगे। 5 करण नहीं, 5 लब्धियां, करण 5 लब्धियां करनी पड़ेंगी। 5 लब्धियां, 3 करण। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। सादी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व छूटेगा, मिथ्यात्व छूट रहा है अभी, पहले सम्यक तो छूटा था, मिथ्यात्व छूटेगा। मिथ्यात्व से वो छूटेगा तो कहाँ जा सकता है? तीसरे में भी जा सकता है, या शिवोपशम सम्यक करे तो चौथे में भी जा सकता है, या वापस से प्रथमोपशम करके भी चौथे में जा सकता है। ठीक है, यानी चौथा और तीसरा। सादी मिथ्या दृष्टि दूसरे गुण स्थान में जा सकता है कि नहीं? कोई सा भी मिथ्या दृष्टि हो, दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जाता ही नहीं है, दूसरे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि ही जाता है, और वो भी औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्योंकि दूसरा गुण स्थान नीचे से ऊपर चढ़ते समय नहीं आता, ऊपर से नीचे गिरते समय ही आता है। शेयोपशम सम्यक वाला नहीं जा सकता दूसरे गुण स्थान में? शेयोपशम सम्यक से दूसरे गुण स्थान में नहीं जाते, औपशमिक सम्यक दृष्टि ही साधन में जा सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है कि नहीं? नहीं, वो तो जाएगा। शायिक तो जाएगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। देखिए 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है,
शायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया। यहाँ ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो शायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं मिथ्यात्व से ऊपर जाने की। ये जो लाइन है ना, सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर क्या दशा होती है, इस पैराग्राफ का हेडिंग होना चाहिए कि सादी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व छूटने पर उसको क्या क्या रास्ते हैं, उसकी क्या दशा हो सकती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं सादी मिथ्या दृष्टि की नेक्स्ट दशाएं, इसके मिथ्यात्व के बाद क्या होगी। तो कोई भी सादी मिथ्या दृष्टि क्या शायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे सादी हो चाहे अनादि हो। अभी सादी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। शायिक सम्यक तो कौन प्राप्त करेगा? शायिक सम्यक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करेगा, इसलिए यहाँ पर उसका कथन नहीं किया। ये बता रहे हैं पंडित जी। कोई कह दे आपने शायिक सम्यक का क्यों नहीं लिखा, कि इसलिए नहीं लिखा, यहाँ हम शायिक सम्यक दृष्टि की सादी मिथ्या दृष्टि की गतियां बता रहे हैं, मतलब उसके रास्ते बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि शायिक सम्यक को नहीं प्राप्त कर सकती, उसको वेदक सम्यक दृष्टि यानी शैवशमिक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल कितना होगा? अंतर मुहूर्त मात्र। सादी मिथ्या दृष्टि का यानी पहले गुण स्थान का जघन्य काल कितना है? कम से कम होगा अंतर मुहूर्त। किसके लिए होगा? सादी मिथ्या दृष्टि के लिए। अनादि मिथ्या दृष्टि तो अनादि काल से है ही, सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ये जघन्य काल मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र, मतलब अंतर्मुहूर्त हम समझ रहे हैं तो एक आवली एक समय वाला भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं, और 48 मिनट वाला भी नहीं, मध्यम। अब एक आवली 2 समय से भी मध्यम चालू हो रहा है, तो अब यथा योग्य जो भी हो वो समझना मध्यम अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है सादी मिथ्या दृष्टि का? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जानना। कितना है उत्कृष्ट काल? कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके और छूट जाए, उसका पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में आ जाए, तो कितने लंबे समय तक वो मिथ्यात्व में ही रह सकता है? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र जैसे लिखो ना 1 करोड़ ओनली, चेक में लिखते हैं वो भी ओनली है, ऐसे ये अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल में किंचित न्यून क्यों? क्योंकि वो दोबारा सम्यक तो प्राप्त करेगा और मोक्ष भी जाना है, तो वो जितने अंतर्मुहूर्त वो सम्यक प्राप्त मिनिमम से मिनिमम जो भी अपन लेंगे तो वो उतना टाइम कम करना है, इसलिए किंचित न्यून कहा है। सामान्य शब्दों में अपन कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन, लेकिन किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन। बोलिए भारती आंटी। मतलब जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो पल्ले के असंख्यात्वा भाग बिताने के बाद में वापस अगर मिथ्या दृष्टि बनता है तो वो इतनी जल्दी से फिर से सम्यक में ले सकता है, सिर्फ मध्यम अंतर मुहूर्त के अंदर भी। यही मतलब हुआ? नहीं, असंख्यात अगर पल्ले का असंख्यात्वा भाग नहीं बीतेगा तब तो वो वापस से मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है ना, सादी मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि है। हाँ देखो इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ, फिर आप जो समझे हो आप ठीक देख लेना। सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, इसका मतलब क्या है? किसी जीव ने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया, 5 लब्धियों पूर्वक 3 करण पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया और वो छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो वो कम से कम कितनी देर मिथ्यात्व में रहेगा? कम से कम अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में रहेगा, और उसके बाद में फिर ये जो रास्ते बता रहे हैं, शिवक्षम सम्यक दृष्टि हो जाए कि तीसरे गुण स्थान में चला जाए, उसके बाद वो कुछ भी हो जाएगा। तो कम से कम अगर एक बार मिथ्यात्व में आ गया है तो 1 समय 2 समय 3 समय नहीं रहेगा, कम से कम असंख्यात समय अंतर्मुहूर्त उतना रहेगा मिथ्यात्व में। तो ये सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है ना? अब आप जो समझे थे वो आपको समझ में आ गया कुछ? नहीं, लेकिन फिर वो उसी भाव में दोबारा थोड़ा ना कर पाएगा। अगर मान लीजिए अभी उसका छूट गया, प्रथमोपशम छूट गया उसका और वो वापस से आ गया मिथ्यात्व में, तो यहाँ ये नहीं कह रहे, अभी यहाँ ये नहीं कह रहे प्रथमोपशम करना है, अभी इसके रास्ते बता देना। शिवोपशम करेगा, अंतर्मुहूर्त बाद दोबारा करेगा, सम्यक करेगा तो शिवोपशम ही करेगा।
प्रथमोपशम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब शादी तुरंत मिथ्याश्री दोबारा करेगा तो बाउंड है वो कि प्रथमोपशम ही करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब तुरंत फिर वो कर सकते हैं 6 ऑप्शन। हाँ, अंतर्मुहूर्त बाद दोबारा से वो वापस से सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। और अच्छा है ना, अंतर्मुहूर्त बाद तुरंत कर रहा है तो शिवक्षम करा, और फिर शिवक्षम मेंटेन रहे, अथवा शिवक्षम करते ही अंतर्मुहूर्त बाद तुरंत शायिक कर ले, और शायिक सम्यक्त करते ही, और मान लीजिए मुनि दशा में है, शपथ श्रेणी चढ़े और कर्मों का नाश करे, 4 घातिया कर्मों का, और अंतर्मुहूर्त 13वें गुण स्थान में रहे और 14वें गुण स्थान का काल पूरा करा और सिद्ध बन जाए। ये किंचित न्यून अर्धपुद्गल प्रावर्तन काल वाला, मतलब जो इतना लंबा घूम रहा है ना, फिर वो ऐसे चटपट मोक्ष में जाता है फिर, क्योंकि अब उसके पास समय नहीं है, संसार में रहने का उसका टाइम खत्म हो चुका है, तो 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रुक सकता है संसार में फिर, तो चटपट ऐसे काम होगा। लेकिन वो पहले जो घूम लिया घूम रहा है। बोलिए ममता हाल। अर्ध उद्गल परावर्तन मात्र बोला ना, जैसे इसको, जैसे 5 वो है ना, अपने है ना 5 परावर्तन, तो उनमें से अर्ध उद्गल परावर्तन लिया है क्या ये? हाँ, जो पहला परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन कहें या पुद्गल परावर्तन कहें, उसका जितना टाइम है, यानी एक पुद्गल परावर्तन कितना होता है, एक पुद्गल परावर्तन में क्या क्या होता है, बोली निशान की, नहीं याद? एक नौकर्म और एक हाँ, बढ़िया प्रीति। एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन, ये दोनों मिलकर होते हैं एक पुद्गल परावर्तन। तो यहाँ कहा है अर्ध पुद्गल परावर्तन, मतलब या तो एक कर्म परावर्तन या एक नौकर्म परावर्तन, उतना टाइम वो है अर्ध पुद्गल परावर्तन। और एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन में टाइम कितना है, अनंत काल है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। चलिए, उसके और अंदर कुछ जैसे बात होगी तो निषेध काल कंटिन्यू। भाव वाला जो परावर्तन है वो सब इंक्लूड ही होगा क्या? सब नहीं इंक्लूड होंगे, केवल जो पहला है ना पुद्गल परावर्तन, उस पुद्गल परावर्तन का आधा। सब काउंट होंगे तो वो तो वो तो पूरा उधर बड़ा अनादिकाल होता से कर ही रहे हैं, फिर तो क्या फायदा होगा, क्या फर्क होगा हाँ। समय दृष्टि और शादी मिथ्या दृष्टि में। ये तो केवल पंच परावर्तन अब रुक गए, जिसने एक बार भी सम्यक्त प्राप्त कर लिया और छूट भी गया, तो उसके पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण रुक गया, केवल आधा परावर्तन बचा है, वो भी पहला। 2.5 पुद्गल परावर्तन रह गए। अरे 2.5 कहाँ, आधा बोल रही हूँ ना मैं। आधा 5 मतलब का आधा 5 नहीं का करना आधा है, 5 का आधा नहीं करना है, सिंगल आधा। नहीं सिंगल आधा है, केवल अच्छा। आधा। 5 परावर्तन में से केवल आधा परावर्तन, और वो भी पुद्गल परावर्तन जो सबसे छोटा है। 2.5 ऐसे नहीं करेंगे। वो परावर्तनों का क्रम कैसा है, पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा काल परावर्तन, उससे अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन, और उससे भी अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन है। इसलिए ऐसे सिंपल 2.5 ऐसा नहीं है, उसमें से जो सबसे छोटा है उस सबसे छोटे का भी आधा, उतना टाइम रह गया है। अपना टाइम बहुत हो गया है, मेरा टाइम बहुत कम रह गया है। बोलिए अनीता आंटी। ये एक कर्म पुद्गल एक कर्म परावर्तन और 9 कर्म परावर्तन को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं या? हाँ, ये दोनों मिलकर एक पुद्गल परावर्तन होता है। अर्ध परावर्तन जो होगा वो इससे आधा होगा। वो अर्ध में क्या होगा, या तो एक कर्म परावर्तन ले लो या एक नो कर्म, क्योंकि दोनों मिलके एक पुद्गल बन रहा है ना, तो आधे में या तो एक कर्म वाला ले लो या एक नो कर्म वाला ले लो। बोलिए आशा आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। अब हो गया। शायद सम्यक दर्शन होने के बाद भी केवल ज्ञान होने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, फिर क्या परिणाम चलते रहते हैं? जितना संसार में रहने का काल बाकी है, इससे समझ में आता है कि हम चाह के, मैंने अपने चाहने से नहीं हो रहा है। जितना संसार में रहने का काल बाकी है उतना रहेंगे। तीर्थंकर भी होते हैं, कोई लाखों लाखों वर्षों तक 13वें गुण स्थान में ही है। आप तो सम्यक की बात कर रहे हो, वो तो अरहंत हो गए, उसके बाद भी हैं।
तो इसलिए वो संसार में रहने से इससे कुछ मतलब वो जहाँ जीव का पुरुषार्थ है, जीव का पुरुषार्थ क्या है? अपने में, अपने को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, उसमें जीव का पुरुषार्थ है, वो उन्होंने किया है। और जो पुरुषार्थ की कमजोरी है, तो उतने अभी निचले गुण स्थानों में है, चौथे में है कि पांचवें छठे में है, सातवें में है, तो पुरुषार्थ की कमजोरी से ही है जो भी है। अब 13वें में पहुंचने के बाद भी कि अघातिया कर्मों में वो परद्रव्य है, उद्गल है, उसमें अपनी चलती नहीं, उनकी जितनी स्थिति है वो पूरी होगी तभी जाएंगे। भाभी एक ये कंफ्यूजन थी, अंतरकरण और उपशमकरण मिथ्यात्व कर्म में ही होगा या दोनों में होगा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी? मिथ्यात्व, केवल मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त सूक्ष्म ही होता है। अब वो अप्रशस्त सूक्ष्म क्या होता है उसके लिए कल और याद दिला देना, तो उसकी बता दूंगी और थोड़ी सी प्रोसेस कैसे। दीदी मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रही है समझने में। ऐसा लग रहा है कि अभी और समझना पड़ेगा 2-3 बार। ये आप निकाल दो अपने दिमाग से। अभी जो अभी बोल रहे हैं अपन, जो बात अभी कर रहे हैं, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वही तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो। कुछ ये बातें ऐसी होती है ना, जब तक अपन लिखते नहीं है ना, याद नहीं रहती। कुछ भी टूटा फूटा सा अभी लिख लो, फिर कुछ बाद में दोबारा से सुन के उसको कंप्लीट करो, तभी समझ में आएंगी। अगर नहीं आ रही है तो देखना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलो भाई प्रीति। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत सूर्य द्रह सोनिक सी सरता सम वैश्रुत सिंधु समानी याते अनंत मूलक्षण स्वरूप से तंत्र बखानी बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध सदा जग माही जग जिनवानी सदा जग माही जग जिनवानी।